हेलो मित्रों। तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा, बस अब मुझे कोई टेंशन नहीं है और जल्दी से जल्दी मुझे बेला की शादी करनी है ताकि तुम्हें अपना बेटा बना सकूं। रमाकांत ने कहा और फिर अनंत के साथ अंदर आए जहां सब लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। भाई साहब, मुझे आपका बेटा पसंद है और मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ करने के लिए तैयार हूं, तो बताइए कब का मुहूर्त निकलवाना है। रमाकांत ने कहा तो सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हम भी चाहते हैं कि हमारी बहू जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए, और हाँ, आप अगर अपने दामाद को रखना चाहे तो खुशी खुशी रख सकते हैं, बस हमें हमारी बहू दे दीजिएगा। अनामिका ने हंसकर कहा तो बाकी सब लोग भी खिलखिला उठे हैं। अभी कल हम लोग आ रहे हैं सगाई के लिए और उसके बाद जल्द से जल्द शादी होगी। अभिमान ने कहा और फिर वह लोग उठ खड़े हुए। आज्ञा दीजिए भाई साहब, कल की सगाई की तैयारियां करनी है। अभिमान बोले और अपने परिवार के साथ बाहर निकल गए। अनंत में एक नज़र बेला को देखा, फिर वह भी बाहर निकल गया। बेला के चेहरे की खुशी और चमक देखकर रमाकांत, माधवी और मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो वही बरखा और वरुण भी इस समय वहां मौजूद थे। वह दोनों भी इन सारी बातों के होते ही खुश हो गए और अपने घर चले गए। मानव अपने कमरे में आया और नजर सामने बरखा के घर पर गई। बरखा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मानव के घर को ही देख रही थी। आंखों में एक सूनापन और उदासी थी। मानव को उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगा, तो वह उसके घर की तरफ चल दिया। बरखा ने मानव को देखा तो उसके चेहरे पर एक चमक आई, पर तुरंत ही फीकी पड़ गई। तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मानव बोला। हाँ बोलो। खुशी हुई जानकर कि तुमने कम से कम मेरे बारे में सोचा तो सही, वरना देख रही हूँ आजकल मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। बरखा बोली। कारण तुम जानती हो, मानव ने कहा। बरखा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से मानव को देखती रही। तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मानव बोला तो बरखा ने उसकी आंखों में झांका। मैं शायद तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा। पर तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारे खुद के कुनबे में तुम्हें योग्य जीवन साथी मिल जाएगा। मेरे बारे में सोचकर और मेरे लिए परेशान होकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मानव ने कहा। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों परवाह कर रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो या आबाद हो, मैं खुद देख लूंगी, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। बरखा ने कहा। कभी रिश्ता था हमारे बीच में, उसी नाते कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने लिए अच्छे जीवन साथी का को ढूंढ लो और खुशी खुशी जिंदगी बिताओ। मानव बोला। मुझे जो अपने लिए जो सही लगा था और जिसके साथ मुझे खुशी मिलती थी, मैंने उससे ढूंढ लिया। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बरखा बोली। पर जो तुम सोच रही हो वह हो नहीं सकता। मानव ने कहा। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, जरूरी नहीं कि हर किसी को हर कुछ मिले। कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा अधूरी ही रहती है और शायद मैं भी उनमें से ही हूं। बरखा बोली। ये जिद है। जब मेरी तरफ से मना हो चुका है तो तुम अपना देखो, आगे बढ़ो। मानव ने झल्लाकर कहा। तुम्हें बेचैनी क्यों? तुमने तो हाथ छोड़ ही दिया ना, अब मैं जीऊं हूं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बरखा बोली। मानव ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। फर्क पड़ता है मुझे, बहुत फर्क पड़ता है, नहीं देख पा रहा हूं तुम्हें तकलीफ में, इसलिए कह रहा हूं कि खुश रहो, आगे बढ़ो और भूल जाओ मुझे। मानव ने कहा और अब तुरंत वहां से निकल गया। बरखा की आंखों में आंसू भर आए। दूर खड़ी बेला उन दोनों को देख रही थी। मानव के जाते हैं वह बरखा के पास आए और उसे अपने गले से लगा लिया। बरखा की आंखों में रुके आंसू बाहर आ गए। जानती हूं अभी शायद भैया तैयार नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि वह एक बहुत जल्दी ही मानेंगे। बेला बोली। वह अपनी जगह सही है, आखिर वह इंसान है और इंसान का भेड़ियों से क्या लेना देना। और अब जबकि वह जानते हैं कि तुम भी भेड़िया हो, तब उनके लिए मानना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता उन्होंने पहले समझौते से स्वीकार किया था, और अब वह जानते हैं कि तुम भेड़िया हो तो तुम्हारा और युवराज का रिश्ता हो सकता है, पर वह मुझे स्वीकार नहीं कर पाएगा। बरखा ने कहा। सब सही हो जाएगा, विश्वास रखो और हिम्मत रखो। बेला ने बरखा को समझाया और फिर अपने घर आ गई, पर वह खुद भी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दोनों के लिए करे तो क्या। बेला कमरे में आई है और आंखें बंद कर ली। अनंत। बेला ने अनंत को याद किया और अगले ही पल में अनंत उसकी आंखों के सामने था। आपने हमें बुलाया बेला? अनंत ने कहा। हाँ, कुछ बात करनी थी। बेला बोली। आप हमें याद कर रही थी? अनंत ने मुस्कुरा के कहा। फालतू की ख्याली पुलाव मत पकाओ, तुमको याद नहीं कर रही थी। तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि बरखा और भैया के बारे में बात करनी है।
बेला ने कहा तो अनंत मुस्कुरा उठा और उसके पास उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात करनी है आपको, क्यों परेशान हो आप? अनंत ने कहा। अनंत, तुम जानते हो कि बरखा भैया को प्यार करती है और भैया भी उसे प्यार करते हैं, पर वह बरखा का सच स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम समझ रहे हो ना, हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। जब मैं नहीं जानती थी कि मैं भेड़िया हूं तब भी मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत पहले से तुम्हारे साथ जुड़ चुकी थी। अनंत, तुम जानते हो कि बरखा भैया को प्यार करती है और भैया भी उसे प्यार करते हैं, पर वह बरखा का सच स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम समझ रहे हो ना, हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। जब मैं नहीं जानती थी कि मैं भेड़िया हूं तब भी मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत पहले से तुम्हारे साथ जुड़ चुकी थी। बेला ने कहा। हम समझ रहे हैं सब। अनंत बोला। तुम क्या सोचते हो, हम क्या कर सकते हैं? बेला बोली। वो दोनों समझदार है, उन्हें निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहते हैं हम। अनंत बोला। पर तुम कुछ तो करो। बेला ने कहा। पर हम किसी के मन को कैसे बदल सकते हैं बेला? अब निर्णय मानव को करना है कि वह बरखा का साथ देते हैं कि नहीं। अनंत बोला। तुम न फिर से मुझे बना रहे हो। इतना तो मैं अब तुम्हें जान गई हूं कि तुम और गुरु मासा इतनी ताकत रखते हो कि यह छोटी सी प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर निकाल दो। बेला ने कहा तो अनंत मुस्कुरा उठा। सही कहा ना मैंने, तुम्हारे पास उसका कोई ना कोई ना हल है। बेला बोली। हल है पर आसान नहीं है और वह बरखा भी जानती है। पर उसे करना इतना आसान नहीं है। अनंत बोला। मतलब करना क्या होगा? बेला ने पूछा। कठोर तप। अनंत ने कहा। मतलब बरखा को 1 साल तक चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप करना होगा। दुनियादारी सबको भूलकर, खाना पीना छोड़कर, सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ चंद्रदेव की तपस्या करनी होगी, और अगर वह इसमें सफल हो जाती है तो वह वरदान के स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए इंसान होने का आशीर्वाद मांग सकती है। या फिर, अनंत बोला। बेला ने उसकी तरफ देखा। या फिर बरखा मानव के लिए मांग सकती है कि वो वेयरवुल्फ बन जाए या मानव उन्हें स्वीकार करे ले। उनकी संतान होने पर मानव वेयरवुल्फ बन जाएंगे। अनंत बोला। भैया को ये बात कभी स्वीकार नहीं होगी कि वह भेड़िया बने। बेला बोली। वह भेड़िया बनेंगे कि नहीं यह बरखा तय करेगी, मानव नहीं, क्योंकि तब बरखा कर रही है तो जरूरी नहीं वह खुद के लिए इंसान होना मांगे, वह मानव के लिए भी भेड़िया होना मांग सकती है, क्योंकि एक वेयरवुल्फ की ताकत के आगे इंसान की कोई ताकत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि बरखा अपनी ये ताकत खोना चाहेगी। अनंत बोला। क्या ये पॉवर तुम्हारे पास भी है? बेला ने आंखें छोटी करके कहा। हाँ, ये शक्ति हमारे पास भी है। हमने भी वह तप किया है। अगर हम चाहते तो हम इंसान बन सकते थे या हम आपको भी भेड़िया बना सकते थे, पर हमने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया क्योंकि हम जानते थे कि हमारा इंसान बनना हमारे कुंबे के लिए ठीक नहीं। ठीक उसी तरीके से हमें यह भी पता था कि जब भी हमारी और आपकी संतान इस दुनिया में आएगी आप स्वतः ही भेड़िया बन जाएंगी। इसलिए हमने शक्ति का प्रयोग नहीं किया। अनंत बोला। तो तुम इस शक्ति का प्रयोग करके बरखा को सामान्य इंसान बना दो ना, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बेला में कहा। यह इतना आसान नहीं है। हम अपनी शक्ति से बरखा को इंसान नहीं बना सकते और न मानव को भेड़िया बना सकते हैं। यह तय उन्हें खुद करना होगा, क्योंकि यह उनके प्रेम की परीक्षा है जो उन्हें खुद देनी होगी। अगर उनका प्रेम सच्चा होगा तो मानव और बरखा ये परीक्षा जरूर देंगे, या तो बरखा मानव के लिए इंसान बनेगी या मानव बरखा के लिए भेड़िया बनना स्वीकार करेंगे। पर यह निर्णय उन दोनों का खुद का है। उनका प्रेम कितना सच्चा है उन्हें खुद तय करना है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अनंत बोला। बेला सोच में डूब गई। क्या यह संभव है कि बरखा अगर ये तप कर ले और सामान्य इंसान बन जाए तो वह नॉर्मल इंसानों की तरह भैया के साथ रह सकती है? अनंत। बेला ने कहा। हाँ, बिल्कुल रह सकती है, बस उन्हें अपना भेड़िया समुदाय छोड़ना होगा और वह इंसानों की तरह यहाँ रहेगी। अनंत बोला। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ये परीक्षा उन दोनों की है और उन दोनों को ही तय करने दो कि वो क्या चाहते हैं। बेला ने कहा। ठीक है, तो अब हम जाएं। अनंत ने कहा। तुमको बहुत जल्दी है जाने की, 2 मिनट का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए। बेला ने शिकायत की तो अनंत ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद अनंत वहां से निकल गया। उसे अगले दिन की तैयारी करनी थी, अभिमान शेखावत और अनामिका शेखावत के साथ, जो कि सगाई में ही ना जाने क्या क्या करने का सोच रहे थे। अभिमान और अनामिका दुकान पर बैठे हुए थे कि तभी वहां अनंत आया। कहाँ चला गया था? तो तेरा भी अजीब है, पता ही नहीं चलता कब गायब हो जाता है। यहाँ मैं तेरी होने वाली बीवी के लिए गहने और कपड़े देख रही हूँ और तुझे कोई मतलब ही नहीं है। अनामिका ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। मम्मी आप भी ना, अब ये कपड़ों और गहनों में मेरा क्या काम है?
आप जानो और आपकी बहू जाने, आपको जो पसंद है वह ले लो। एक तो जबरदस्ती आप मुझे खींच कर ले आए हैं, मुझे और भी काम था। अनंत बोला, मेरी बहू से जरूरी और कोई भी काम नहीं है, समझे तुम? इसलिए चुपचाप से हमारे साथ शॉपिंग करो। और हाँ, पापा की पंडित जी से बात हो गई है, 1 हफ्ते बाद तुम दोनों की शादी का मुहूर्त है, और उस समय मुझे बिल्कुल भी यह नहीं चाहिए कि तुम्हें काम था और तुम बिजी हो, समझे? मैं नहीं चाहती कि बेला को कोई भी शिकायत हो, अनामिका ने कहा। तो अनंत ने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने कंधे उचका दिए और उसी के साथ तीनों शॉपिंग करने लगे। अगले दिन बेला के घर पर भी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। आखिर बेला की सगाई का प्रोग्राम जो था, रमाकांत, मानव, बरखा और वरुण पूरी तैयारियों में लगे हुए थे, तो वही माधवी अपने अलग ही कामों में उलझी थी। उन्होंने अनंत और उनके मम्मी पापा के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदकर उनको अच्छे से डेकोरेट करके रख लिया था, फिर भी उनके मन को तसल्ली नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ना जाने क्या कर दे बेला के लिए। अच्छा बेटा, ये सब ठीक तो है ना? नहीं तो मैं और तेरे पापा जाकर फिर से कुछ और लेकर आए, माधवी ने बेला को सामान दिखाते हुए कहा। बेला ने उन्हें देखा और फिर उनके हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठा दिया। क्यों परेशान हो रही हो मॉम? कितना तो किया है आपने और पापा ने। वैसे तो कोई कमी नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ कम ज्यादा हो तो। और आपने इतना अच्छे से सब कुछ किया है, फिर क्यों इतना परेशान हो? सब बहुत अच्छा है मॉम, आप प्लीज आप रिलैक्स करो। अगर आप सगाई में इस तरीके से परेशान होगी तो शादी में तो ना जाने क्या होगा, बेला ने कहा। तो ठीक है ना, जो होगा वो हो जाएगा, पर मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगी मैं, माधवी बोली। जानती हूं मैं कि आप कोई कमी नहीं रहने दूंगी, इसीलिए तो मैं भी पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर रही हूं, ताकि आप अपने सारे अरमान पूरे कर सकूं, बेला बोली। क्या मतलब रीति रिवाज? पहले कैसे शादी करने वाली थी? कहीं तुम दोनों का भागने का प्रोग्राम तो नहीं था, या कोर्ट मैरिज? माधवी ने कहा। तो बेला ने सिर पीट लिया। कुछ नहीं हो सकता, आप इंडियन मदर्स का, आप लोगों के हिसाब से कुछ भी करो तब भी आपको नेगेटिव सोचना है, बेला ने कहा और उठ खड़ी हुई। अब कहाँ चल दी? माधवी बोली। सगाई है मेरी मॉम, और मेरा दूल्हा बला का हैंडसम है, तो थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना। क्योंकि आपके गिफ्ट कोई देखे ना देखे, सब मुझे जरूर देखेंगे। मैं ऐसे ही भूतनी सी दिखती रहूंगी और वो लोग सिर्फ गिफ्ट देकर खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा मॉम, बेला ने कहा और फिर उठकर कमरे में चली गई। यह आजकल के बच्चे भी ना बड़े ही अजीब होते हैं, माधवी बोली। तभी नजर बरखा पर गई, जो मुस्कुराकर उन दोनों को ये देख रही थी। अब तुम क्यों हंस रही हो? खड़ी खड़ी जाओ, अपनी सहेली को तैयार कर दो, और हाँ, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। यह मत सोचना कि रीमा यहाँ नहीं है तो तुम ऐसे ही घूमती रहोगी। तुम्हारे लिए मैंने कपड़े खरीद के लाए हैं, तुम्हें वही पहनने हैं, बेला के कमरे में ही रखा है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मुझे मेरी दोनों बेटियां खूबसूरत दिखना चाहिए आज के दिन, माधवी ने कहा। तो बरखा मुस्कुराकर बेला के कमरे में चली गई। उसने बेला को तैयार किया। बॉटल ग्रीन लहंगे के साथ हल्का मेकअप और खुले बालों में बेला बेहद खूबसूरत लग रही थी। बरखा ने उसे मैचिंग ज्वेलरी पहनाकर फाइनल टच दिया और फिर बेला को आईने के सामने खड़ा कर दिया। देख कितनी प्यारी लग रही है, आज तो युवराज की नजरें ही नहीं हटेंगी, बरखा ने कहा। तो बेला के चेहरे पर गुलाबी रंगत आ गई। चल अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, मॉम तेरे लिए भी ड्रेस लेकर आई है, बेला ने कहा। तो बरखा ने वह ड्रेस उठाकर देखी जो कि माधवी उसके लिए लेकर आई थी। यह एक गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा था। बरखा ने उस लहंगे को देखा और उसका मुंह बन गया। उसने बेला को देखकर लहंगे की तरफ इशारा, तो बेला ने कंधे उचका दिए। मैं ऐसे कपड़े, मतलब मैंने आज तक कभी पहना नहीं है, बरखा बोली। नहीं पहना तो आज पहन लेना, और फिर आज इतना बड़ा दिन है, मेरी सगाई है, तो थोड़ा चेंज करना तो बनता है, बेला ने कहा। तो बरखा ने वो लहंगा पहन लिया। इसके साथ हल्का फुल्का मेकअप करना बनता है, बेला बोली, और उसने खुद से बरखा को तैयार कर दिया। बरखा ने खुद को देखा तो मानो वह पहचान ही नहीं पाई कि ये वही है। थोड़ी देर में अनंत और उसका परिवार भी वहां आ पहुंचा। सगाई के लिए बेला को बुलाया गया तो बरखा उसे लेकर बाहर आए। अनंत की नजरें बेला पर ठहर गई तो वही मानव ने बरखा को देखा तो वह भी पलके झपकाना भूल गया। उस ड्रेस, उस लहंगे में मेकअप के साथ बरखा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बरखा ने मानव को अपनी तरफ देखते पाया तो उसकी झुका गई। बेला और अनंत दोनों को सोफे पर बिठा दिया और उसी के साथ सगाई की रस्म शुरू हो गई। बेला ने अनंत को अंगूठी पहनाए और अनंत ने अपने साथ लाए खूबसूरत रिंग बेला की उंगली में सजा दी। दोनों के चेहरे पर दुनिया जहां की खुशियां आ गई। धूमधाम और नाच गाने के साथ सगाई की रस्म हुई और फिर सब लोगों ने साथ में खाना खाया और फिर हॉल में आकर बैठ गए। रमाकांत जी, हमारी पंडित जी से बात हो चुकी है,
शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकला है और उसके 2 दिन पहले शादी की बाकी रस्में, हल्दी, मेहंदी और संगीत हो जाएगा और फिर 1 हफ्ते बाद शादी होगी। अभिमान शेखावत ने कहा। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। रमाकांत बोले। हमें बहुत ज्यादा धूमधाम नहीं चाहिए, हम बेला और अनंत का रिसेप्शन बाद में दे देंगे। शादी बस घर परिवार के लोगों के साथ ही होगी, बच्चों की खुशी चाहते हैं हम, बाकी फालतू का शोर शराबा नहीं। अभिमान ने कहा। जी बिल्कुल, जैसा आप ठीक समझे। रमाकांत बोले। इतना सब होते होते काफी रात हो गई थी। थोड़ी देर बातचीत के बाद अनंत अपने परिवार के साथ वापस निकल गया तो वही बेला अपने कमरे में बिस्तर पर जा गिरी और अपनी अंगूठी को देखने लगी। तभी दरवाजा बंद होने की आहट हुई तो बेला ने उठकर देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बेला ने उठकर देखा तो सामने अनंत खड़ा हुआ था, आंखों में दुनिया जहां का प्यार और शरारत लिए। बेला ने आंखें छोटी कर उसे देखा और अगले ही पल अनंत उसके पास आ गया। तुम अभी तो गए थे, अभी वापस आ गए। बेला बोली। सबके सामने तो तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया था। अब मेरे होने वाले दुल्हन है ही इतनी खूबसूरत है तो जी भर देखना तो बनता है ना। अनंत ने उसका चेहरा अपने हथेलियों के बीच लेकर कहा। उसके इस अंदाज पर बेला की गर्दन झुक गई। अनंत ने हौले से उसके माथे को चूम लिया। आपने तो एक भेड़िए को भी इंसान बना दिया। सारे गुण हमारे अंदर इंसानों के आ गए हैं बेला, आपके साथ रहते रहते। अनंत ने कहा तो बेला ने उसकी तरफ देखा। हाँ बेला, हमारे यहाँ ये सगाई शादी कुछ भी नहीं होता है, पर आपके साथ हर एक रस्म को जी रहे हैं हम। हर प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। पता है कल मम्मी के साथ आपके लिए शॉपिंग की, अंगूठी खरीदी और हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई। और आज जब आपको इस तरीके से देखा तो दिल मचल उठा आपको आगोश में लेने के लिए। अनंत बोला और उसने बेला को सीने से लगा लिया। बेला ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। मन तो मेरा भी था, पर मुझे लगा कि अब तुम बिजी हो गए होगे, इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही तुम्हें बुलाया। बेला धीरे से बोली। पर हम आपके मन का हाल जानते हैं बेला, और हम जानते थे कि अगर हम तड़प रहे हैं आपका आलिंगन करने के लिए तो आप भी बेचैन होंगी ही। अनंत ने कहा। तुम इतना अच्छे से समझते हो मुझे। बेला बोली। आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा जानते हैं और समझते हैं हम आपको। आखिर आज का रिश्ता नहीं है हमारा, पिछले जन्म से हम आपको जानते और समझते आ रहे हैं, समझिए आप। अनंत ने कहा और बेला को लेकर यूं ही बिस्तर पर लेट गया। अब तो बस यह 1 हफ्ता बीते और आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओ, यही तमन्ना है। अनंत ने कहा तो बेला ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। इतना भी उतावलापन ठीक नहीं है युवराज, थोड़ा संयम रखो, बेला ने कहा और खिलखिला उठी। संयम ही तो रखते हुए आ रहे हैं। सालों बीत गए इंतजार में, आपको पाकर हमने फिर से खो दिया था और तब से सिर्फ और सिर्फ इंतजार। इस इंतजार ने हमें कितनी तकलीफ दी है यह आप नहीं समझ सकती। अब ये तकलीफ तो तभी खत्म होगी जब आप हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। अनंत ने कहा तो बेला ने उसकी आंखों में देखा और फिर झुककर उसकी पलकों को चूम लिया। सब जानती हूं मैं, सब समझती हूं मैं, सिर्फ मजाक करती हूं तुमसे। तुम्हारे जैसी संजीदा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझती। समझती हूं अनंत कि तुम्हारे लिए मेरी क्या वैल्यू है और तुमने मेरा कितना इंतजार किया है। बस यह 1 हफ्ता, उसके बाद मेरा हर पल हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे नाम होगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि इतने सालों की सारी तकलीफ, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। बेला ने कहा तो अनंत ने उसे बाहों के घेरे में खींच लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के नजदीकी को महसूस करते रहे। तुमको जाना नहीं है क्या? बेला ने धीरे से कहा। अगर ना जाना चाहूं तो आपको कोई आपत्ति है? विश्वास तो है ना आपको हम पर? अनंत ने कहा। क्यों बार बार विश्वास वाली बात करते हो? विश्वास है तुम पर तुम घर नहीं जाओगे तो मम्मी नहीं सोचेंगी कि कहाँ गए? बेला बोली तो अनंत उठ खड़ा हुआ। हाँ बात में तो दम है, चलो ठीक है हम जाते हैं अभी, पर रोज आएंगे आपसे मिलने के लिए और यहाँ कोई शर्त मत लगा देना कि शादी के पहले नहीं मिलना है। अनंत बोला तो बेला मुस्करा उठी। अनंत ने नजर भर के उसे देखा और फिर तुरंत निकल गया। उधर मानव अपने कमरे में करवटें बदल रहा था, दिल बेचैन था और आंखों में नींद नहीं थी। ये सब मेरे साथ ही होना था, लेकिन क्यों? पहली बार तो किसी से प्यार हुआ था और वह भी इतना गहरा। कब बरखा से प्यार गहरा हो गया पता ही नहीं चला। सालों से वह हमारे घर के आसपास थी और धीरे धीरे से मेरे दिल में समा गई। अब समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं क्या ना करूं। लगता है उसके बिना जीना मुश्किल है, पर उसके साथ भी तो कैसे जीऊं? उसके साथ अगर रहना है तो मुझे भी उसके जैसा होना पड़ेगा, भेड़िया बनना पड़ेगा। पर यह कैसे संभव है? मैं भी तो यह नहीं चाहता ना, पर बरखा को भी तो नहीं भूल सकता।
मानव बेचैनी से खुद ही बोला और फिर आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे बरखा का चेहरा आ गया। काश कि सब सही हो जाए, या तो तुम मेरे दिल से निकल जाओ या कोई रास्ता मिल जाए तुम्हारे साथ जीने का, मानव ने खुद से ही कहा। वही बरखा का भी यही हाल था। आंखों में बेचैनी थी और वह करवट बदल रही थी। नहीं, मैं नहीं रह सकती मानव के बिना, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक बार युवराज की शादी हो जाए, फिर गुरुमासा और युवराज से आज्ञा लेकर मैं चंद्रदेव का तप करूंगी। मुझे नहीं चाहिए भेड़िए की ताकत। मैं इंसान बनकर मानव के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता लूंगी, पर मैं उसे नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। बरखा ने मन ही मन सोचा और फिर आंखें बंद कर ली। समय धीरे धीरे बीत गया और शादी को अब सिर्फ 2 दिन बकाया थे और आज बेला और अनंत के घर में उन दोनों की हल्दी का प्रोग्राम था। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी है।